आप लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय किसान मोर्चा इनके संयुक्त प्रयास से जो राज्य अधिवेशन हो रहा है, उस राज्य अधिवेशन के मौके पर आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए। इसके लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं, संयुक्त रूप से मैं वो बात पहले आप लोगों को विषय के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला विषय है ओबीसी के संदर्भ में है, स्वतंत्र भारतात शासक जाती ने एकदा ही जाती आधारित जनगणना व ओबीसींची जाती आधारित जनगणना न करणे म्हणजे ओबीसींना संवैधानिक हक्क अधिकार व प्रतिनिधित्वापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवण्यासाठी केलेले एक भयानक षड्यंत्र आहे, एक गंभीर चिंतन, ऐसा विषय है। दूसरा विषय है ओबीसींच्या मतांवर निवडून येण्यासाठी इलेक्शन मॅनिफेस्टोमध्ये आम्ही ओबीसींची जातीय जनगणना करू असे आश्वासन देणे, परंतु निवडून आल्यानंतर आश्वासन न पाळता उलट सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करणार नाही असे लिविंदोने ही ओबीसींच्या सोबत केलेली सर्वात मोठी धोकेबाजी आहे, एक विश्लेषण। ये दो विषय ओबीसी से संबंधित है और जो किसानों से संबंधित है वो है राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुलेंनी शेतकऱ्यांच्या आसूड यामध्ये सांगितल्याप्रमाणे शेठजी म्हणजे व्यापारी, भटजी म्हणजे ब्राह्मण, लाटजी म्हणजे सावकार भांडवलदार हे शेतकऱ्यांचे 3 शत्रू आहेत। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले यांनी सांगितलेले 140 वर्षानंतरही वर्तमान प्रत्यक्षात अनुभवास येत आहे, हे विश्लेषण। हा एक विषय आहे, एक विषय है। दूसरा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लिबरलायझेशन, प्रायव्हेटायझेशन, ग्लोबलायझेशन व शेतकरी विरोधी 3 काळे कायदे यांच्या माध्यमातून लोकशाही संपवणे व भांडवलशाही प्रस्थापित करून शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या 80% शेतकरी, शेतमजूर, कामगारांना भांडवलदाराच्या कारखान्यातील वेठबिगार गुलाम बनवण्याचे शासक वर्ग असलेल्या ब्राह्मणांचे षड्यंत्र आहे, एक गंभीर चर्चा, असा एक विषय आहे। तिसरा विषय आहे नैसर्गिक आपत्तीमुळे अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळ, चक्रीवादळ उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न ऐरणीवर आल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नावरून लक्ष हटविण्याकरता ईडी, भ्रष्टाचार, ड्रग्ज, एकमेकावर आरोप प्रत्यारोप करणे हे शासक जातींच्या इशाऱ्यावर नाचणाऱ्या व ईव्हीएमचे प्रोडक्ट असलेल्या सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील राजकारणी नेत्यांची एक नौटंकी आहे, एक चिंतन। इस तरह से ओबीसी और किसान लोगों के विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। इस संबंध में मैं कुछ बातें आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। वो जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। देश में ओबीसी 52% है, ऐसा मंडल कमीशन के द्वारा बताया जाता है, और वो 1931 का जो सेंसस रिपोर्ट है भारत सरकार का, अंग्रेज़ों के समय में बनाया हुआ, उस रिकॉर्ड के आधार पर ये बात कही जाती है। उसके बाद में जब देश आज़ाद होने की समय में भारत का विभाजन होता हुआ हमें दिखाई देता है, तो इसके बारे में ये जो ओबीसी का जो जाति न्याय गिनती का मामला है,
या तमाम प्रकार के जो बैकवर्ड लोग हैं उन लोगों से संबंधित मामला है, वो यहाँ फंसा हुआ है। 14 अगस्त 47 को भारत का विभाजन होता है और ये जो विभाजन है, ये विभाजन के पहले जो थोड़ा इतिहास है, बहुत ब्रीफ में मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती है कि इतिहास में जो बहुत सारी कमियां, खामियां या गलतियां हमारे लोगों के द्वारा हुई है या हमारे ऊपर थोपने की वजह से हुई है, उसका भुगतान हमें अभी भी करना पड़ रहा है। तो उसी तरह से भारत विभाजन, ये जो ओबीसी का मामला है उसके साथ जुड़ा हुआ भी मामला है। पाकिस्तान बन गया, भारत का विभाजन हो गया, तो विभाजन होने के बाद लगभग 20% जनसंख्या पाकिस्तान चली गई, 80% जनसंख्या भारत में रही। क्योंकि परसेंटेज जो निकाला जाता है वो 100 का मानक बना करके परसेंटेज निकाला जाता है। जिनको मैथ्स, जिन लोगों का मैथ सब्जेक्ट रहा होगा उन लोगों को मालूम है। मेरा सब्जेक्ट मैथ नहीं रहा है, तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। अब जब 100% था, तब के जो आंकड़े हैं 31 के, उसके अनुसार ओबीसी 52% था। जब लोग 100% थे, 14 अगस्त 47 को उसमें से 20% पाकिस्तान चले गए, तो भारत में 80% रह गए। भारत में जो जनसंख्या है वो 80% रह गई। अब हमको परसेंटेज निकालना है, अभी हमको परसेंटेज निकालना है, तो फिर ये 80 का 100 बनाना पड़ेगा। परसेंटेज तो तभी निकलेगा, नहीं तो परसेंटेज निकलेगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो 80 है उसको ऐसा खींचना पड़ेगा तो वो 100 तक आएगा, ऐसा खींचना पड़ेगा तो 100 तक बढ़ेगा। 80 का 100 करना पड़ेगा। जब हम इसको खींचेंगे 80 को तो 100 होगा, तो जो 52 है वो भी खींचा जाएगा। 80 खींच रहे तो उसमें 20 बढ़ रहे, 100 हो गए, तो वो 80 में 52 है, वो भी खींचा जाता है ऊपर, तो 52 का 53 हो जाता है, 55 हो जाता है, 60 हो जाता है। क्योंकि जब 80 का 20 हो सकता है तो 52 का 60 क्यों नहीं हो सकता? करना पड़ेगा तभी तो परसेंटेज निकलेगा। तो 31 में जिनकी संख्या 52% थी, उसमें से 20% संख्या पाकिस्तान में चली गई, 80% रह गई। तो आजाद भारत में जो 80% लोग रह गए, उसको अगर हम 100% माने तो ओबीसी की संख्या 60-62% तक हो सकती है। ये संख्या ज्यादा है। हम लोग मंडल कमीशन के हिसाब से, उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से उसको 52% कह रहे हैं, मगर ये आंकड़ा 60-62% तक हो सकता है या होना चाहिए। गिनती होगी तो ये भी पता चल जाएगा, यह आंकड़ा 60% है, 62 है, 65 है, कितना है ये भी पता चल जाएगा। क्योंकि बच्चे पैदा करने का SC ST OBC के लोगों में रेट ज्यादा है। मैं कोई गलत बात नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी तो SC ST OBC का आदमी हूं, तो मैं देखते रहता हूं। हमारे लोग चाहे बहुत सारे मामलों में पिछड़े वर्ग के हैं, मगर बच्चे पैदा करने में पिछड़े वर्ग के लोग नहीं हैं। कम से कम एक तो ऐसा मामला है जिसमें हमारे लोग पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। आगे दूसरी तरफ हम देखते हैं, ब्राह्मणों के घरों में जाओ
एक ही बच्चा दिखता है, बहुत ज्यादा हुआ तो 2। अब 2 मर जाएंगे, माँ और बाप, तो 2 जिंदा रहेंगे। 2 माँ और बाप मर जाएंगे, अगर एक ही बच्चा है तो एक ही रहेगा, तो संख्या साली घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं न स्थिर रहेगी। तो हमारी संख्या बढ़ रही है, ब्राह्मणों की संख्या बढ़ नहीं रही है। वो विश्व हिंदू परिषद का जो एक अध्यक्ष हुआ करता था, सिंगल अशोक सिंगल, वो मरने के 1-2 साल पहले ब्राह्मणों को सलाह देकर गया कि हम लोगों को, ब्राह्मण लोगों को कम से कम 4 बच्चे तो पैदा करना चाहिए, सलाह देकर गए। एक माताजी थी, वो आरएसएस बीजेपी के साथ में ही काम लोग करते हैं, वो एक माताजी है, उसने कहा 4 क्यों, 6 करना चाहिए। दूसरी माताजी को लगा कि शायद संख्या कम हो रही है, 6, 10 होना चाहिए। तो माताजी को पूछा जाना चाहिए कि तुमने कितने पैदा किए। तो उसका जवाब है कि मैं तो माताजी हूं। अरे बगैर बच्चा पैदा किए तुम माताजी कैसे हो गई हो? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। जितनी माताजी है किसी को बच्चा है नहीं, जितनी माताजी है ना तो किसी को बच्चा है नहीं है। बच्चे को पैदा कैसे करते हैं ये उसको पता है नहीं, बच्चे का पालन पोषण कैसे करते हैं ये उनको पता नहीं है, बच्चों को स्कूल में कैसे ले जाना पड़ता है वो उनको पता नहीं है, और उसकी जान बचाकर घर में कैसे लाना पड़ता है। इसके ट्रैफिक में पता नहीं चला एक्सीडेंट हो जाएगा, होता है, बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं, तो उसको बचा करके घर में कैसे लाना है ये माताजी को पता नहीं है। मगर वो 4 करना चाहिए, 6 करना चाहिए, 10 बच्चे पैदा करना चाहिए, ऐसा सलाह वो देते रहते हैं। तो हम लोग जो है, हमारी संख्या ज्यादा बढ़ोतरी में है, ज्यादा बढ़ रही है। ब्राह्मणों के घरों में अगर देखा जाए तो उनकी संख्या बढ़ नहीं रही है, कुछ हद तक ये कहा जा सकता है घट रही है। उन लोगों की संख्या दुनिया में घटती है जिनमें पढ़ाई का परसेंटेज ज्यादा होता है। भारत में कम से कम ब्राह्मण ऐसी कौम है, ऐसा कहा जा सकता है, ये 100% पढ़े लिखे लोग माने जा सकते, या उसके भी पहले पारसी जो है, पारसी, पता नहीं आप लोगों ने कभी पारसी का नाम सुना या नहीं सुना। पारसी जो लोग हैं ये 100% पढ़े लिखे लोग। तो सेंसस डिपार्टमेंट के द्वारा हमारे पास आंकड़े आए हैं कि 100 साल में शायद ये जो पारसी लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे। उनकी आंकड़े लगातार जो है घट रहे हैं। रतन टाटा का नाम सुना? रतन टाटा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, जो टाटा के इंडस्ट्रियलिस्ट का मालिक है, उसने शादी ही नहीं किया तो बच्चे कहां पैदा होंगे? एक भी नहीं है। इतना है इंडस्ट्री, इतना 3-4 लाख 5 लाख करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी है, उसकी शादी ही नहीं, उसका बच्चा ही नहीं है। तो जिनके अंदर बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई होती है उन लोगों के घरों में बच्चों की संख्या ज्यादा नहीं होती है। उनको बात समझ में आती है, वो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते हैं। बच्चे अनपढ़ लोगों के घरों में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, और फिर उनके पढ़ाई लिखाई का काम नहीं होता है। उनको आगे बढ़ाने के लिए जो माँ बाप को उनको भविष्य निर्माण करने के लिए ध्यान देना पड़ता है, वो इतने सारे बच्चे होने की तरफ वजह से ध्यान नहीं दिया जा सकता। ऐसी बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो हमारी जो समस्या है वो कि हमारी जितनी मानी गई संख्या है 52%, वही गिनने के लिए जो इस देश का शासक वर्ग है वो तैयार नहीं है, वो गिनती करने के लिए तैयार नहीं।
वो जानवरों की गिनती करते हैं। कभी कभी आप लोगों ने अखबारों में सुना होगा, अब शेरों की संख्या बढ़ गई। कभी कभी आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा शेरों की संख्या बढ़ गई। तो आप लोगों को सवाल पैदा होता होगा आपके दिमाग में, तो साला शेरों की गिनती कैसे किया भाई इन लोगों ने? तो जंगल में घूमते रहते हैं, तो इनकी गिनती कैसे किया? तो उनकी गिनती का भी तरीका है, वो तरीके के आधार पर गिनती करके वो गिनती करते हैं बढ़ गई कि घट गई। तो जंगली जो जानवर है उनकी गिनती हो रही है, कुत्ते बिल्लियों की गिनती हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है। सरकार के पास सारे जानवरों के आंकड़े अवेलेबल है, मगर ओबीसी उसकी गिनती सरकार करने, शेड्यूल कास्ट की गिनती होती है। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, शेड्यूल कास्ट के जातियों की गिनती होती है, शेड्यूल ट्राइब की आदिवासियों की गिनती होती है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी समय करवाया। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी का मामला संविधान सभा में टेकअप करने का, उठाने का मामला उठाया, तो कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को रोका कि रुक जाओ। कहा क्यों? आप ओबीसी के नेता नहीं है, ओबीसी की नेता गांधी जी है। तो बाबा साहब ने कहा मगर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं गांधी जी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। नहीं बोल रहे, ये भी तो बोलना ही हुआ ना कि उनकी कोई समस्या नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहे। अब कितनी बड़ी समस्या हमारे लोगों की है, कोई बोलने के लिए ही तैयार नहीं है। गांधी जी को हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेस के ओबीसी के लोगों ने हमारा नेता माना कि नहीं, गांधी जी हमारे नेता है। मगर गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी ओबीसी का मामला नहीं उठाया। गांधी जी ने कभी भी ओबीसी का मामला नहीं उठाया। ओबीसी ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, ओबीसी ने ही सारे देश भर में गांधी जी का समर्थन किया। ओबीसी की वजह से गांधी जी जननेता बन गए। गांधी जी जो जननेता बने वो ओबीसी की वजह से बने। ज्यादा संख्या के लोगों ने उनको माना, इस वजह से गांधी जी जननेता बने। मगर इनकी जो समस्या का समाधान है वो तो तब होगा जब समस्या उठाई जाएगी। समस्या जब उठाई जाएगी, समस्या ही उठाई नहीं गई। संविधान सभा का 1946 में चुनाव हुआ। गांधी जी ओबीसी के नेता थे। एक भी ओबीसी को टिकट नहीं दिया, एक भी। कि ओबीसी को एक भी टिकट नहीं है। तो गांधी जी ने कहा मैं हूं सब लोगों का, वो तो क्या जरूरत है? ये भी बराबर है साला, इतना बड़ा मैं हूं तो फिर ओबीसी को क्या जरूरत है? मैं हूं और मैं इसके बारे में कुछ बोल भी नहीं रहा हूं, फिर भी मैं तो हूं, ओबीसी का मैं ही हूं। आप लोगों को थोड़ा पता चल जाए कि इतिहास में हमारे लोगों के साथ में क्या हुआ, तो थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। जब 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई और इंटरिम गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, तो उसके पहले जो अंग्रेजों का मंत्रिमंडल था उसमें बाबा साहब अम्बेडकर मंत्री थे और 4 विभाग का कार्यभार उनके पास था। सिंचाई, सीपीडब्ल्यूडी, बिजली, लेबर। ये भारत में अभी ये लेबर लॉज है ना, भारत में जो लेबर लॉज है ना,
कितने लोगों को, हमारे लोगों को पता है कि बाबा साहब आम्बेडकर 1942 को जब लेबर मिनिस्टर बने तो उन्होंने लेबर लोगों के कानून बनाए? कितने लोगों को पता है? पता ही नहीं हमारे लोगों को, कोई जानकारी ही नहीं है कि जो लेबर लॉज आज लागू है वो लेबर लॉ कि नहीं 8 ही घंटे लेबर जो है वो काम करेगा। अगर जो महिला प्रेग्नेंट है, अगर वो फिर भी काम कर रही है तो उसको छुट्टी कितने दिन की होगी? अगर उसका छोटा बच्चा है, इसके बावजूद भी उसको काम करना पड़ रहा है, तो फिर उसके बच्चे की व्यवस्था कैसे होगी? इतनी सारी छोटी छोटी बातें दिख रही है, मगर इतनी सारी बातें। मेडिकल का क्या होगा बीमार पड़ेंगे तो? ये सारे कानून जब बाबा साहब अम्बेडकर लेबर मिनिस्टर बने तो उन्होंने लेबर लॉज बनाए। हमारे लोगों को पता ही नहीं, जानकारी ही नहीं है। तो इस तरह से ये जो अंग्रेजों का मंत्रिमंडल था उसे खत्म करके इंटरीम गवर्नमेंट बनाई गई, उसका प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। और मुस्लिम लीग के तरफ से लियाकत अली, बैरिस्टर लियाकत अली, जो पाकिस्तान बनने के बाद वहां के प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्रधानमंत्री बने, उनके मंत्रिमंडल में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनके डेली झगड़ा होता था। डेली जब झगड़ा होता था बैरिस्टर जवाहरलाल नेहरू का और बैरिस्टर लियाकत अली का, तो जो गवर्नर जनरल था, उस समय राष्ट्रपति नहीं था, गवर्नर जनरल ही राष्ट्रपति का काम करते थे, तो डेली उनको मालूम होता था, वो झगड़ा उनके पास जाता था। तो उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है कि तुम लोग डेली झगड़ा कर रहे हो, तो ऐसा करो, इनके लिए पाकिस्तान और तुम्हारे लिए बचा हुआ जो देश है तुम उस पर शांति से राज करो, उनको शांति से राज करने दो, तुम डेली झगड़ा कर रहे हो। माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सामने भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया, भारत के टुकड़े का प्रस्ताव स्वीकार किया। दूसरे दिन अखबार में खबर छप कर आई कि नेहरू जी ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव माउंटबेटन का स्वीकार किया। तो गांधी जी ने बयान दिया कि मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। गांधी जी ने बयान दिया। तो फिर माउंटबेटन ने जवाहरलाल को पूछा, और अखबार में जो गांधी जी का बयान आया था, क्या है? मैं तो समझ रहा था कि आपने गांधी जी से सलाह मशवरा करके ही भारत विभाजन को मान्यता दी, मगर ये तो गांधी जी का बयान कह रहा है कि आपने कोई सलाह मशवरा नहीं किया। तो अब क्या करे? तो जवाहरलाल जी ने माउंटबेटन को कहा कि आप अंग्रेज लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। हाँ, तो इसका मतलब आप बनिया थे। व्यापार का मतलब बनिया ना, और गांधी जी भी बनिया, तुम दोनों बनिया हो, आपस में बैठ के ले देकर मामला रफा दफा करो भाई। क्योंकि बनिया, दो बनिया जब इकट्ठा बैठ जाते हैं तो ले देकर मामला रफा दफा हो जाता है। तो माउंटबेटन ने गांधी जी को चिट्ठी लिखी कि आपने ये जो टुकड़े हो सकते हैं मेरे शरीर के मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा, इस संबंध में आपसे वार्ता करनी है। चिट्ठी लिखी। चिट्ठी मिलते ही गांधी जी ने मौलाना आजाद को बुलाया और कहा, मौलाना, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट के पहले नेशनल कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना आजाद थे। तो मौलाना को बुलाकर पूछा, मौलाना कि अगर मैं भारत विभाजन का विरोध कर दूं तो आप किसका साथ दोगे? तो मौलाना आजाद ने कहा, आपका। आप अगर भारत विभाजन का विरोध करते हो तो आपका साथ दूं। मौलाना का समर्थन लेकर गांधी जी वर्तमान राष्ट्रपति भवन में
वो उस समय गवर्नर जनरल का घर था, वहां मिलने के लिए गए। जिस कमरे में वार्ता होनी थी उसमें एयर कंडीशन लगा हुआ था, तो कमर के ऊपर गांधी जी का कपड़ा नहीं था, आप तो जानते हैं ना, नहीं था। और उम्र 78 के लगभग हो गई थी। तो 78 साल का आदमी आमतौर पे उस समय बचता नहीं था। गांधी जी बचे हुए, खाते पीते थे। तो थोड़ी देर में उनको ठंडी लग गई, तो उसके बीवी ने, माउंटबेटन के बीवी ने देखा ये ठंडी लग गई, ताले ठंडी में वार्ता कैसे होगी। वो घर में गई और शाल लेकर आई, उसको डबल करके गांधी जी को लपेटा। वो जो शाल का लपेटा हुआ फोटो मेरे पास है। अच्छा, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं बगैर सबूत के कोई बात करता नहीं। ध्यान रखना, कभी बगैर सबूत के कोई, जितनी बोल रहा हूं ना, सारे डॉक्यूमेंट्री मेरे पास सबूत है, इसके आधार पर बोल रहा हूं। फिर क्या हुआ, गांधी जी की और माउंटबेटन की वार्ता हुई। दो ही लोग थे, कोई तीसरा आदमी हमको बताने के लिए था नहीं, तो हमको मालूम होगा कैसे? हा? जब दो ही आदमी वार्ता कर रहे हैं तो फिर मालूम कैसे होगा? मालूम होने का तो कोई जरिया उपलब्ध है नहीं। गांधी जी चर्चा करने के बाद बाहर आए तो मौलाना आजाद उनकी राह देख रहे थे। मौलाना ने पूछा गांधी जी के आते ही, मौलाना ने, गांधी जी क्या हुआ? तो गांधी जी ने मौलाना आजाद को जवाब दिया, भारत विभाजन का समर्थन करते हुए मैं वापस आ रहा। मौलाना आजाद ने सोचा, अजीब किस्म का अहमक आदमी है। जब मिलने के लिए गया था तो मेरे को यह कहा कि मौलाना, मैं भारत विभाजन का विरोध करूं तो तुम किसका साथ दोगे? तो मैंने कहा था कि मैं आपका साथ दूंगा। जब आप भारत विभाजन का विरोध करोगे तो आपका साथ दूंगा। मेरा समर्थन लेकर गांधी जी माउंटबेटन को बात करने के लिए गए और अब कह रहे हैं कि मैं भारत के विभाजन का समर्थन करते हुए वापस आ रहा। यह बात मौलाना आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम नाम की किताब में लिखी कि जैसे ही गांधी जी ने ऐसे कहा तो मुझे चक्कर आए। अजीब किस्म का आदमी है, और मैं गिरते गिरते बचा, ऐसा उन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम नाम का जो किताब लिखा उसमें लिखा। लिखित बातें बता रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री मेरे पास में। फिर उसके बाद में अब हमको ढूंढना है, जानना है कि मैं पाकिस्तान का, भारत के विभाजन का समर्थन करते हुए वापस आ रहा हूं। ये बयान है और ये रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। अब इसके आधार पर हम थोड़ा कल्पना करते हैं क्या चर्चा हुई होगी। डॉक्यूमेंट तो है नहीं, हमारे पास केवल एक डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना आजाद ने लिखा कि गांधी जी जब वापस आए तो मैंने पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं भारत विभाजन का समर्थन करते हुए वापस आ रहा हूं। इतना हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसका मतलब है कि माउंटबेटन में और गांधी जी के बीच में पार्टीशन के मुद्दे पर चर्चा हुई होगी, ऐसा अनुमान निकालने के लिए हमारे पास सबूत है। अरे इतिहास में विश्लेषण कैसा करते हैं और सबूतों को कैसा इकट्ठा करते हैं, ये बात थोड़ी समझ में आ जाए इसलिए बता रहा। तो इसके आधार पर मैं काल्पनिक थोड़ी सी कल्पना करके इतिहास में जाते हैं। गांधी जी ने माउंटबेटन को पूछा होगा, क्या पूछा होगा? आपने चिट्ठी लिखकर मुझे चर्चा के लिए बुलाया था। कल्पना से बता रहा, आपने चिट्ठी लिखकर मुझे चर्चा के लिए बुलाया था, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं।
तो माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा होगा, गांधी जी, जवाहरलाल जी और हमारे बीच में भारत विभाजन के मुद्दे पर सहमति बनी थी, जिस पर आपने ऐसा ऐसा बयान दिया, तो इसलिए आपको मैंने चर्चा के लिए बुलाया। अब आपका इस पर क्या कहना है? अब वो तो आपने बयान दे दिया, तो अखबार वालों के लिए है। अभी हम आपस में बैठे हुए, तो अब आपका क्या कहना है? तो गांधी जी ने कहा कि पार्टीशन से मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो जाएगा, और पार्टीशन से इधर जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे। मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा। क्या चर्चा हुई होगी, आपको थोड़ा सा कल्पना से समझा रहा हूं। मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा, गांधी जी, आपको भी कुछ चाहिए? तो गांधी, हाँ, नहीं, आपके देश में तो साधुओं को कुछ चाहिए नहीं होता है, वो तो देते रहते हैं, लेते नहीं है। तो गांधी जी ने कहा होगा कि मैं भी साधु हूं, मगर दूसरे नंबर का। पहले नंबर में मैं बनिया हूं, पहले नंबर में मैं बनिया हूं, और बनिया लेता है, देता नहीं है, इसलिए मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ चाहिए। अच्छा, आपको भी चाहिए? और आप दे सकते, गांधी ने आगे कहा, हां, आप दे सकते हैं, और आपके ही पावर में है देना, आप दे सकते हैं। माउंटबेटन ने कहा, अरे, आप कह रहे मेरे ही पावर में है देना, और मुझे ही पता नहीं है कि मैं आपको क्या दे सकता हूं। जरा आप खुलकर बोलिए कि मैं आपको क्या दे सकता हूं, मुझे पता नहीं चल रहा आपको क्या चाहिए। तो गांधी जी ने माउंटबेटन को कहा होगा कि हमारे पास लॉर्ड वेवेल, आपके पहले की जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने रेडियो पर स्पीच किया और कहा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को आजाद भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। हिंदुओं को सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी, मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा। शेड्यूल कास्ट के लोग अपने वोटों से अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, आदिवासी लोग अपने वोटों से अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, दूसरों को उनके प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं होगा। ये लॉर्ड वेवेल ने कहा था। क्या अंग्रेज लोग अभी भी इसी पर कायम है? गांधी जी ने माउंटबेटन को पूछा। तो माउंटबेटन ने कहा, हाँ, ये अंग्रेजों की पॉलिसी है, इस पर हम लोग कायम है। अब आपका क्या कहना है? अगर ऐसा ही है तो मैं भारत के विभाजन का विरोध करूंगा। तो माउंटबेटन ने कहा होगा, यदि अब अनुसूचित जाति और जनजाति, जैसा आप कहते हैं कि यदि उन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट के अधिकार से वंचित कर देते हैं, उनको अधिकार नहीं देते हैं आजाद भारत में, तब आपका क्या कहना होगा? तब तो मैं भारत विभाजन का समर्थन करूंगा, भारत के टुकड़ों का समर्थन करूंगा। भारत के टुकड़े होने चाहिए, मगर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को कोई संवैधानिक अधिकार आजाद भारत में नहीं होना चाहिए। आपको मंजूर है? यदि मंजूर है तो मैं भारत के टुकड़े करने की जो आपकी योजना है उसका समर्थन करता हूं। माउंटबेटन ने सोचा होगा कि ये बड़ी समस्या है, इसका पहले समाधान कर देते हैं।
बाद में अम्बेडकर और आदिवासियों की जो समस्या है उसको बाद में देख लेते, पहले ये बड़ी समस्या जो है इसका समाधान कर लेते हैं। तो माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा ओके ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति को आजाद भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा। अब आपका क्या कहना है? तो मेरा कहना भारत विभाजन को समर्थन। गांधी जी ने भारत के टुकड़े करने की योजना, आरएसएस वाले जो ब्राह्मण हैं बोलते हैं कि 50 करोड़ रुपया देने की वजह से गांधी जी को मारा और ये किया और वो किया। साले नंबर 1 के झूठे लोग। जो ब्राह्मण जिन्होंने लिखा कि 50 करोड़ की वजह से गांधी जी को मारा, वो पाकिस्तान के देने के लिए उपवास को बैठे थे और वो उनकी वजह से नेहरू को 50 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देना पड़ा, 55 करोड़ रुपया, और इस वजह से हमने उनको मारा। ये जो वो कहते हैं ये नंबर 1 की झूठ बात है। पार्टीशन जो है उसका तथ्य मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके आधार पर इन लोगों ने इसको छुपाने के लिए नई थ्योरी बनाई, इसको छुपाया जा सके। तो इस तरह से भारत का विभाजन हुआ। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को प्लान क्या बना वो समझा रहा कि आजाद भारत में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को सत्ता में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। फिर रहता ओबीसी, जिस विषय पर मैं बोल रहा हूं, जिसके लिए मैं आप लोगों को ये बैकग्राउंड समझा रहा हूं तो आपको दिमाग में थोड़ा पल्ले पड़ जाए। गांधी जी महात्मा थे, इतना ही हमारे लोगों को मालूम है, बाकी कुछ पता है नहीं है। गांधी जी महात्मा थे, इतना ही हमारे लोगों को मालूम है। जब कोई बात कही जाती है, अरे क्या कह रहे हैं, वो तो महात्मा थे, ऐसा थोड़ी करते थे, ऐसा करते होते तो फिर महात्मा क्यों होते? हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि इतना ही समझ में आता हमारे लोगों को, राजनीति समझ में नहीं आती। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए और गोखले को गुरु बनाया, गोखले को गुरु बनाया गांधी जी ने, तो गोखले ने गांधी जी को कहा सक्रिय राजनीति पर आपके ऊपर 2 साल तक मैं पाबंदी लगाता। अब गुरु का आदेश, गोखले ने गांधी जी पर पाबंदी लगाई कि 2 साल तक आप सक्रिय राजनीति नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने गोखले को पूछा, अपने गुरु को पूछा, फिर मैं क्या करूं? कहा भारत भ्रमण करो, क्योंकि तुम बहुत साल तक विदेश में साउथ अफ्रीका में रहे हो, तुम भारत को नहीं जानते हो। भारत का नेतृत्व करने के पहले भारत को जानना जरूरी होगा। तो तुम भारत भ्रमण करो सारे देश भर में। तो गांधी जी सारे देश भर में भारत भ्रमण करने के लिए निकले। निकलने के बाद उनको एक रहस्य का पता चला कि भारत की प्रजा नेताओं को कम मानती है और साधु और महात्माओं को ज्यादा मानती है। ये रहस्य गांधी जी को मालूम हो। तो गांधी जी ने सोचा कि बनना तो नेता है मगर दिखाना होगा कि मैं साधु। बनना तो नेता है मगर दिखाना होगा कि मैं साधु। तो क्या करना होगा? तो गांधी जी बैरिस्टर थे, कोई छोटे मोटे आदमी तो थे नहीं। तो उन्होंने महात्मा बनने के लिए बहुत सिंपल तरीका अपनाया। वो बैरिस्टर थे तो कोट पैंट टाई वगैरह पहनते थे, सारे उनकी फोटोग्राफ मेरे पास है। तो भारत में उन्होंने कोट पैंट और टाई बांधने के बजाय उन्होंने क्या किया, कमर के ऊपर कपड़ा डालना बंद कर दिया और जो धोती पहनते थे वो धोती आधी पहनते यहां, क्योंकि उन्होंने देखा कि गांव देहात में जो लोग हैं वो धोती पूरी यहां तक नहीं पहनते, तो वो आधी पहनते हैं। वो उसी तरह का डुप्लीकेट करते हुए गांधी जी ने कहा ऐसा करेंगे तो लोगों के मन में सवाल पैदा होगा, इतना बड़ा बैरिस्टर आदमी कमर के ऊपर कपड़ा नहीं डाल रहा है, धोती भी आधी पहन रहा है, जरूर कोई रहस्य होगा। ये आदमी जरूर कोई महान आत्मा होगा, क्योंकि सारे अनपढ़ लोग, अरे गवार लोग हमारे
तो हमारे लोगों ने गांधी जी को महात्मा किसी ने नहीं कहा। जानते हो, ज्योतिराव फुले को बॉम्बे में बुलाकर लाखों लोग इकट्ठा होकर महात्मा की पदवी दी। आप कोई बता सकता गांधी जी को कोई लाख लोग इकट्ठा हो गए और उनको महात्मा बनाए? है किसी के पास कोई जानकारी है? किसी के पास कोई जानकारी नहीं? मेरे पास है ना। ज्योतिराव फुले को तो बॉम्बे में बुलाकर लाखों लोग इकट्ठा होकर उनको पदवी दी। गांधी जी को ऐसी कोई पदवी नहीं दी। जो बनिया लोगों ने अखबार शुरू किए थे, उन अखबार वालों ने जब कमर के ऊपर कपड़ा नहीं डाला और आधी धोती पहनना शुरू कर दिया, तब वो अखबार वालों ने उनको साधु और महात्मा लिखना शुरू कर दिया। महात्मा जी, महात्मा जी, महात्मा जी, महात्मा जी, हो गए महात्मा। उन्होंने महात्मा का या साधु का जिंदगी में कोई काम नहीं किया, काम नेतागिरी का करते रहे। गांधी जी का चरित्र पढ़ो, गांधी जी का जीवन संघर्ष पढ़ो, तो आपको पता चलेगा। डेली सवेरे से उठकर सोते तक राजनीति करते थे और नेतागिरी करते थे, और जिंदगी भर कभी भी साधु का काम जो होते हैं ना, साधु के भी तो काम होते हैं, वो काम कभी नहीं किया। तो इसलिए गांधी जी ने ये रहस्य जाना कि अगर देश में नेतृत्व करना है तो दिखाना होगा साधु हूं और करना होगा नेतृत्व। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का जो गांधी जी को समर्थन मिला, वो धोखाधड़ी के तहत समर्थन मिला। क्योंकि हम लोग, आम लोग जो है, बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, वो इसी तरह के धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे कि साधु को मानने वाले लोग थे, महात्माओं को मानने वाले लोग थे। उन्होंने माना ये तो साधु है, तो महात्मा है, तो मान करके काम किया। तो जब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का भारत का विभाजन हो जाए मगर इनको अधिकार नहीं देंगे, भारत के टुकड़े हो जाए इनको अधिकार नहीं देंगे, जिन लोगों की ये सोच, वो फिर ओबीसी के बारे में भी सोचेंगे। जिनकी अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में ये सोचो, उनकी सोच ओबीसी के बारे में भी होगी। तो ओबीसी के बारे में उन्होंने सोचा कि इनको तो देश में एससी एसटी को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, मुसलमानों को पाकिस्तान देकर पाकिस्तान भेज देंगे, और जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, जो ओबीसी के लोग हैं उनको हिंदू बनाकर ब्राह्मणों का गुलाम बना देंगे। क्योंकि हिंदू नाम का तो कोई धर्म है ही नहीं, है पाटिल? हिंदू नाम का कोई धर्म है? ब्राह्मण को पूछो। क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो है बगैर वेरिफिकेशन की चीजें मानते रहते हैं। वेरिफिकेशन समझते हो? अंग्रेजी का शब्द है। वेरिफिकेशन का मतलब है सही गलत की छानबीन करने के बाद मानना है या नहीं मानना है, उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। हम लोगों को ऐसी कोई आदत तो है नहीं कि हम वेरिफिकेशन करने के बाद माने या ना माने। तो ओबीसी के अभी सिंपल प्रयोग करके बता दो, आप पता चले। ब्राह्मण को पूछो, क्या पूछो? हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों का नाम बताइए। पंडित जी तो बताएंगे, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता बताएंगे। ब्राह्मण बताया। दूसरा सवाल पूछो, ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, मैंने आपको हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ कौन से है ये सवाल पूछा था। आपने ब्राह्मण धर्म ग्रंथों को ही हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ बताया। पंडित जी तो पंडित जी जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? आपको समझ में आए इसलिए बता रहा, दोनों ये कही है।
मगर हम गधों को तो पता नहीं है ना, दोनों एक ही है, हम गधों को तो पता नहीं है। तो हमको मालूम हो इसीलिए तो बता रहा हूं, प्रयोग करके समझा रहा हूं। अगर उसका असली नाम ब्राह्मण धर्म ही है तो ब्राह्मण हिंदू धर्म के नाम पर ब्राह्मण धर्म का काम क्यों कर रहा है? ब्राह्मण धर्म के नाम पर ही ब्राह्मण धर्म का प्रचार करता। मान थोड़ी देर के लिए ब्राह्मण अगर ब्राह्मण धर्म का ब्राह्मण के नाम पर ही प्रचार करता कि ये ब्राह्मण धर्म ही है, तो SC ST OBC के लोग क्या कहते मालूम? तुम्हारा है, तुम देख लो, हमें क्या लेना देना है। जादव साहब अलग चल, ब्राह्मण धर्म है, तुम्हारा है, तुम देख लो, हमें क्या लेना देना है। हमारे लोग ऐसा बोलेंगे SC ST OBC के। ब्राह्मणों को समझ में आया है साले ब्राह्मण धर्म के नाम पर SC ST OBC को गधा नहीं बनाया जा सकता। गधा तो बनाना है। क्यों? हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला। कल तो हम केवल अपने धर्म ग्रंथ में लिख कर कह देते थे हम सबके ऊपर है, अभी आम्बेडकर ने लिख दिया कि हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार होगा। जिन लोगों को हमने थम्स अप बनाया, थम्स अप समझ में आता? थम्स अप कोल्ड ड्रिंक नहीं, आप समझते हो अरे कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा है वामन में, कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूं। अंगूठा टेक बनाया ब्राह्मण लोग, अरे इनको तो हमने अंगूठा टेक बनाया। गांव में जब कोई पटवारी कोई कागज पर साइन लेने के लिए आता है, ना पटवारी आता है ना, तो पटवारी पूछता है पाटिल साहब कागज है दे, सही दे। उसका जो बेटा स्कूल में पढ़ता रहता है ना पाटिल साहब, वो इशारे से पटवारी को बोलता है अरे बैल है बैल। बैल समजते? ग्रामीण भागामध्ये बैल म्हणजे वृषभ राशीचा। बैल म्हणजे अनाडी अनपढ। ग्रामीण भागामध्ये अशिक्षित माणसाला बैल सुद्धा म्हटलं जातं। मी खेड्यातला माणूस आहे, मला सर्व शब्दकोश माहित आहे। आणि अपघाताने चायाला शहरात आलो। अपघात काय झालाय? ग्रॅज्युएट झालो, ग्रॅज्युएटला कामच नाही गावात, चायाला शहरात जावला। इस तरह से हो गया, अपघात से आ गया। तो आपको समझ में समझा? क्योंकि मैं भाषण नहीं करता हूं, हमारे लोगों को क्या समझ में नहीं आता है वो मुझे समझ में आता है। देखो जानो, बहुत खास बात बताता हूं, मैं भाषण नहीं करता। हमारे लोगों को क्या समझ में नहीं आता है वो मुझे समझ में आता है, और वही समझाने का काम मैं करता हूं। तो आधारण से साधारण जो आदमी है उसको मेरी बात समझ में आती है, क्योंकि मैं भाषण नहीं करता, मैं समझाने का काम करता हूं। तो इस तरह से ये जो हम लोगों के साथ में होता है, धोखाधड़ी होती है या हो रही है, कई सालों से हो रही है, हजारों सालों से हो रही है, तो हम लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया। गांव देहात में पटवारी सही करने के लिए आता है, पाटिल साहब को पूछता है पाटिल साहब द्या सही, तो पाटिल साहब क्या म्हणते? लावा शाही है। पाटिल साहब द्या सही, पाटिल साहब क्या म्हणते? लावा शाही। स्टैंप होता है वहां ऐसा ऐसा करने वाला, ये देखी हुई बात है, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं, किताबी बातें नहीं बता रहा हूं। तो इस तरह से
हमारे जो लोग हैं ये इन लोगों को उन्होंने सोचा कि अनुसूचित मुसलमानों को तो पाकिस्तान दे देंगे, SC ST को आजाद भारत में सेपरेट लोकरेट नहीं देंगे, और जो OBC के लोग रहेंगे उनको हिंदू बनाएंगे, अर्थात ब्राह्मणों का गुलाम बनाकर रखेंगे। और जिन्होंने ये निर्णय किया कि OBC को ब्राह्मणों का गुलाम बनाकर रखेंगे तो तुम लोगों की गिनती करेंगे। अरे भाई गिनती करोगे तो फिर तो तुम्हारे अधिकार संख्या के अनुपात में बन जाएंगे, तुम्हारी संख्या तुम्हें पता चलेगी, तुम्हारे पढ़े लिखे कितने वो पता चलेगा, तुम्हारे अधिकारी कितने वो पता चलेगा, बहुत सब कुछ आपको पता चलेगा। और जब पता चलेगा तो जागृति बढ़ेगी, जागृति बढ़ेगी तो हक अधिकार के लिए आंदोलन कर सकते हो। ये बात इसलिए नहीं कर रहे, जानवरों की करते हैं मगर OBC की नहीं करते। दूसरी एक और बात है, हम जितने बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं SC ST OBC के, वो सारे के सारे बिन पेंदे के लोटे, बिन पेंदे के लोटे। मैं देहाती आदमी हूं, गंडिया गड़ू नाम है क्या? गंडिया गड़ू है, गंडिया गड़ू। ग्रामीण भाग में ऐसा लोटा होता है, जाधव साहेब आधुनिक है, त्याच्यात पाणी दिल्यानंतर जमीन शोधावं लागतं, त्याला कुठं ठेवायची, पण त्याला बुडच बूड शोधावं लागते। जमिनीत बूड असेल तर त्या गडूमध्ये बूड राहते, नाही तर त्याचा स्वतःचा बूडच नाही। तो हमारे लोगों की समस्या यह है कि हम बिन पेंदे के लोटे। बिन पेंदे के लोटे क्यों कह रहा हूं? जिनका पेंदा होता है उसका कोई ना कोई विचार होता है, जिसका पेंदा होता है उसका कोई ना कोई विचार होता है, और जिसका विचार होता है वो सोचता है ये गलत है, ये सही है, गलत का साथ नहीं दूंगा, सही का साथ दूंगा। जिसका पेंदा होता है वो ऐसा करता है, साला पेंदा ही नहीं है तो क्या कर लेगा? भेड़ बकरियों की तरह, जैसे भेड़ बकरियां करती रहती है वैसे करता रहेगा। तो ये सारे हमारे सारे समाज की एक समस्या है, और ये समस्या का जब तक आप समाधान नहीं करोगे, केवल कहते रहोगे हमारे 52% लोग हैं, हमारी गिनती करो, गिनती करो, गिनती करो। अरे मगर बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हो। बीमारी का इलाज करना पड़ेगा ना, बीमारी का इलाज नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? बीमारी का इलाज करना होगा। बीमारी का इलाज नहीं करोगे तो बीमारी तो बरकरार रहेगी। जब बीमारी बरकरार रहेगी तो समाधान कैसे होगा? तो इसलिए बीमारी को दुरुस्त करने के लिए हम लोगों को, हमारे पुरखे क्या कहते थे ज्योतिराव फुले, कुछ नहीं हुआ तो कम से कम इन लोगों की पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। बोलते पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए तो इनको गलत सही की थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी। गलत सही की थोड़ी समझ आ जाएगी। तो हम लोग बिन पेंदे के लोटे हैं, तो जब तक हम पेंदा तैयार नहीं करते, किसी विचारधारा को स्वीकार करते हुए, किसी विचार को आधार बनाते हुए जब तक हम कोई संगठन नहीं बनाते हैं, तब तक हमारा पेंदा तैयार नहीं हो सकता और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो सकती। न्याय तो बहुत दूर की बात है, सुनवाई नहीं हो सकती। न्याय तो सुनवाई के बाद होता है, सुनवाई नहीं हो सकती। ये हो रहा है। मैं 19 साल की उम्र का था,
गांव का रहने वाला आदमी हूं। 19 साल, अभी मेरा 64 उम्र पूरी हो गई है और 4-5 दिन और ज्यादा हो गए हैं, 65वें साल इतना। 19 साल की उम्र से हमने ये सोचा, हमको ये लगा कि हाँ, हमारे लोगों की संगठित शक्ति होनी चाहिए। बड़ा काम दुनिया में, भारत में नहीं, सारी दुनिया में कहीं पर भी कोई बड़ा काम हुआ, कोई बड़ा बदलाव हुआ, कोई बड़ा परिवर्तन हुआ, संगठित शक्ति के बल पर हुआ। कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि बड़ा परिवर्तन अपने आप हो गया। कोई उदाहरण दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए 19 साल की उम्र से अभी 45 साल तक संगठन बनाने का काम किया लगातार, और आज इतना बड़ा संगठन हो गया 31 राज्यों में, 567 जिलों में, 567 जिलों में, 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में, 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में। बड़ा संगठन, इतने साल लगातार कोशिश करने से, और ये इतना बड़ा संगठन, इसकी संगठित शक्ति का प्रभाव देखो कितना है। आपको काल्पनिक नहीं, अब प्रैक्टिकल उदाहरण देके बताता हूं। 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया। भारत बंद हो गया। संसद के अंदर नरेंद्र मोदी को संविधान संशोधन करना पड़ा और 200 पॉइंट रोस्टर लागू करना पड़ा। रिकॉर्डेड बात, काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं। और नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी है मालूम है? कितना अकड़ू है? साल हो गया किसान दिल्ली के आसपास बैठे हुए, सुन नहीं रहा। अभी भी अनाउंस किया कि कानून रद्द करेंगे, मगर सुना नहीं। फिर आपके समझ में नहीं है? किसानों को बुलाता, अब तुम इतने दिन से बैठे हुए हो, आ जाओ भाई, चाय पियो, तुम्हारे साथ सलाह मशवरा करके तुम्हारे सामने ही घोषित कर देता हूं, रद्द कर दिया। किया नहीं, किया नहीं, अपने से किया अलग। इतने दिनों से किसान बैठे हुए हैं, इतनी सदाशयता नहीं दिखाई कि ये बैठे हुए दुखी लोगों को बुलाए, उनसे बात करे, बात करके घोषित करे, उनके आंदोलन को भी श्रेय दे दे। हाँ भाई, तुम लोगों ने ऐसा करने की वजह नहीं। उसमें भी क्या किया है? मैंने बनाया, मैं ही रद्द कर रहा हूं। अकड़ जो है वैसी की वैसी ही है। उस अकड़ वाले आदमी को हमने भारत बंद करके 13 पॉइंट रोस्टर रद्द करने के लिए कहा, संविधान संशोधन करना पड़ा और संविधान में सुधार करके लागू करना पड़ा। हमने नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा नहीं तो 1 इंच झुकाया, ज्यादा नहीं, 1 इंच। रिकॉर्डेड बात, संगठित शक्ति के बल पर बता रहा हूं। 29 जनवरी 2020 को, उसके पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उसके मंत्रिमंडल के लोग डेली सीए 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 डेली साले बोलते। डेली अखबार में, एक ही अखबार में 10 खबरें होती थी, लड़े होती कि नहीं? अभी सीए का सुनते, सीए का सुनने को आता कुछ है? आता सीए कुछ सुनने को आता? 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया सीए के विरोध में, और मुसलमान भाइयों ने भी सारे देश भर में बहुत बड़े पैमाने पर साथ सहयोग दिया, और पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ा भारत बंद हो गया।
उसके दूसरे दिन से सीए बंद, बोलना ही बंद हो। पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी के नेताओं ने बहुत खास बात बता रहा आप लोगों को, पूछा अमित शाह जी आपने पार्लियामेंट में घोषित किया था सीएए सारे देश भर में लागू करेंगे, कहां तक तैयारी आई? विरोधी पार्टी के लोगों ने पूछा। भारत बंद होने के बाद अमित शाह को लगा साला मैंने ही घोषित किया था पार्लियामेंट में, अब कौन से मुंह से पीछे लिया करके बोलूं। किशन रेड्डी को बुलाया, जो आंध्र प्रदेश का स्टेट होम मिनिस्टर था, उसका डेपुटी, उसको बुलाया। रेड्डी तू बोल ले, मेरी तो साली वैसे ही चली गई है हवा। वामन मेश्राम ने पूंगी बजा दिया मेरी। तो किशन रेड्डी ने पार्लियामेंट में जवाब दिया। क्या जवाब दिया? सरकार ने अभी इस पर कोई विचार नहीं किया है। विरोधी पार्टी ने क्या पूछा? ये लागू करने के लिए तैयारी कहां तक आ गई? तो किशन रेड्डी ने जवाब दिया, सरकार ने अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया है, विचार करेंगे तो वामन मेश्राम इधर है। दोबारा भारत बंद करने के लिए मुझे 15 मिनट का वीडियो बनाना पड़ता है, ज्यादा नहीं बनाना पड़ता। और जब मैं भारत बंद का वीडियो बनाता हूं 15 मिनट का, तो बनाने के बाद सोशल मीडिया में डाल देता हूं, डालने के बाद सोने को चला जाता हूं। मैं सोते रहता हूं और सारे देश भर के लोग जाग जाते हैं और तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर मैं उसके तरफ देखता नहीं, क्योंकि 45 साल तक फिर मैं सोया नहीं था। संगठित शक्ति के बल पर क्या किया जा सकता है, मैं काल्पनिक बात आपको नहीं बता रहा। अभी ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के लिए जनवरी के अंदर भारत बंद होगा। भारत बंद होगा, भारत बंद करके दिखाएंगे भारत बंद कैसे होता है, और फिर उनको पता चलेगा कि देश का ओबीसी प्रधानमंत्री है मगर वो गिनती नहीं कर रहा है। ओबीसी प्रधानमंत्री है मगर गिनती नहीं कर रहा है। इसका एक अर्थ है। अर्थ क्या है? सत्ता उसके हाथ में नहीं है। यदि उसके हाथ में सत्ता होती तो फैसला करता। नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, और नॉमिनेटेड अंग्रेजी का शब्द है, उसका अर्थ आपको मालूम नहीं होगा नॉमिनेटेड का क्या है। ये शब्द बाबा साहब आंबेडकर ने 1932 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहली बार यूज किया था, वहां से मैंने लिया नॉमिनेटेड। नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। इसका हिंदी में, मराठी में क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ये जो है प्रधानमंत्री हा बामणाचा ठेवलेला प्रधानमंत्री। मालूम है, मुझे मालूम है। मैं जब बोलता हूं तो पंडित को मालूम है, वामन मेश्राम को बोलने से रोकने वाली कोई ताकत नहीं है भारत में। कोई ब्राह्मण तो दूर की बात है, कोई ब्रह्मा वामन मेश्राम को रोक नहीं लगा सकता। अच्छा, ब्रह्मा क्यों नहीं रोक लगा सकता पता है आपको? हमारे लोगों को कुछ पता नहीं है भाई, पता नहीं है। देखो, ब्रह्मा, अभी आपका वोटर कार्ड होता है तो वोटर कार्ड बनाने वाला क्या है? एड्रेस है क्या? तुम्हारा एड्रेस है? तुम कहां रहते हो? अब ब्रह्मा को पूछो, बताओ तुम्हारा एड्रेस कहां है? जब एड्रेस ही नहीं है तो वोटर कार्ड बनेगा ब्रह्मा का? भारत के संविधान के अनुसार
जिसका वोटर कार्ड है वो तो कुछ बनाने और बिगाड़ने वाला है। अब जिसका कोई वोटर कार्ड ही नहीं है, न वो बना सकता है न बिगाड़ सकता है। भारत का संविधान क्या कहता है वो बता रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। जिसके पास वोटर कार्ड है वो या तो बना सकता है या तो बिगाड़ सकता है। वो या तो कैंडिडेट को गिरा सकता है या तो जितवा सकता है। जो जीतेगा वो कानून बनाएगा, जो हार जाएगा वो हार जाएगा। जिसका वोटर कार्ड होगा, वोटर कार्ड उसका होगा जिसका एड्रेस होगा। ब्रह्मा का कोई एड्रेस तो है नहीं, पोस्टल एड्रेस समझते हो ना, इसलिए बता रहा। हमारे लोगों को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती कि इस देश में आप निर्णायक हो, आप डिसाइडिंग हो, आप फैसले करने वाले हो गए हो, पता ही नहीं है। हमारे लोग को 26 जनवरी 1950 को ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दे दिया कि तुम हो मुस्तकबिल निर्धारित करने वाले लोग। तुम देश का मुस्तकबिल, देश का भविष्य निर्धारित करने का ये पावर मैं दे रहा हूं तुम्हारे पास। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। अब जो राजा है वो बैलेट बॉक्स से निकलेगा। तो ये हमारे लोगों को बताने इसलिए समझा रहा हूं, तुलना, क्योंकि तुलना करने समझ में आता है, कंपैरिजन करने से समझ में आता है। तो भारत बंद जो है अभी जनवरी में ओबीसी के जाति आधारित गिनती के मुद्दे पर होगा, हम करेंगे। और तब तक करते रहेंगे जब तक ये गिनती नहीं होती। ये तो मामला ही देश में हमने उठाया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1940 के समय में जब वो कनाडा में स्पीच करने के लिए गए थे तो उनके पहले भाषण में ये बात आई, वहां से मैंने उठाया। 40 से 1940 से 2010 के राष्ट्रीय अधिवेशन में जयपुर के जाति आधारित ओबीसी की गिनती का मुद्दा उठाया। तब से उठा रहा हूं, 2010 से। और उसके बाद इश्यू बना। उसके बाद हमारे मामले को उठाने के बाद पार्लियामेंट 3 दिन बंद हो गई। तो भारत बंद होगा। और भारत बंद क्यों होगा? संगठित शक्ति की वजह से होगा। तो संगठित शक्ति बिन पेंदे के लोटे की नहीं होती है। ये बता रहा हूं, आप भूल गए होंगे, आप सोच रहे होंगे तो अभी आगे निकल गया वहां मन में सामने, पेंदा तो भूल गया होगा। अरे वहां से तो शुरू किया। तुम भूल सकते हो, मैं तो जिंदगी लगा दिया, कैसे भूल सकता? इसी काम के लिए तो जिंदगी लगा दिया। तो जब तक इन लोगों की संगठित शक्ति निर्माण नहीं होगी और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, कोई आइडियोलॉजी नहीं होगी, कोई विचारधारा नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होना है। 28 मिनिस्टर बनाए नरेंद्र मोदी ने ओबीसी के। किसी ने डिमांड किया? विरोधी पार्टी के लोगों ने ओबीसी के 28 मिनिस्टर बनाए नरेंद्र मोदी ने। लड़े जी, भारत के इतिहास में पहली बार किसी ओबीसी के 28 मिनिस्टर बनाए। शेड्यूल कास्ट के 12, आदिवासियों के 8, इसके पहले कभी नहीं बनाए गए थे। किसी विरोधी पार्टी के लोगों ने ऐसी कोई डिमांड की? नहीं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास। सवेरे से रात तक मैं ही अकेला बोलते रहता हूं इस मुद्दे पर। देश भर में सारे में ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैक, मैं अकेला ही बोलते रहता हूं। तो 28 ओबीसी के मंत्री बना। जैसे नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड है। नॉमिनेटेड का मतलब समझाया? गावच्या भाषेत सांगू का? गावाच्या खेड्यातला माणूस खेड्यातल्या माणसाला लवकर लक्ष देते.
गावात लग्न होते, मग तो परिचय करून देतो, ही माझी लग्नाची बायको. मग तो माणूस विचार, हे कोण आहे? हे अशीच ठेवलेली आहे. नरेंद्र मोदी असंच ठेवले. आलं आता लक्षात? आता लक्षात. ही समस्या है. समस्या है ही है. नॉमिनेटेड कहने के बाद भी समझ में नहीं आता ये मामला वाला है क्या. जो नरेंद्र मोदी की ये स्थिति है तो उसके जो 28 बनाए, क्या है उनके पास? 28 मंत्री बनाए, 12 शेड्यूल कास्ट के बनाए, 8 आदिवासी के बनाए. नरेंद्र मोदी ने दूसरे दिन मीटिंग लिया. मीटिंग लेने के बाद उनको क्या कहा नरेंद्र मोदी ने? अब आपको मंत्री बनाया, अपने लोगों के हक अधिकार के लिए फैसला करो. ऐसा नहीं कहा. क्या कहा? जन आशीर्वाद के लिए जाओ. वो आशीर्वाद वामन मेश्राम को ज्यादा मिल रहा है भारत बंद में. तुम जाओ, नहीं तो फिर पूंगी बजा देगा अगले चुनाव में. जा. वो समर्थन जो है उधर जा रहा है, हमारे तरफ नहीं है. जन आशीर्वाद लो. आशीर्वाद जनता का मिलेगा तो रहेगा. तो हमारे लोगों को मिनिस्टर बनाया, हमारे लोगों का काम करने के लिए नहीं बनाया. वो जो हमारा समर्थन बढ़ रहा है वो घटाने के लिए बनाया है और हमारे तरफ देख के बनाया कि इधर जा रहा है मामला, इसको रोकना होगा. संगठित शक्ति के बल पर काशीराम जी ने चमचा एज नाम के किताब में लिखा, 82 में लिखा. क्या लिखा? जब स्वाभिमानी, स्वावलंबी, स्वनिर्भर राष्ट्रव्यापी आंदोलन आगे बढ़ता है तब चमचों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. दलालों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. भड़वों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. जब आंदोलन बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है तो जब 28 मिनिस्टर 12 शेड्यूल कास्ट के 8 आदिवासियों के बनाए, ये इस बात का सबूत है जो काशीराम जी ने अपने किताब में लिखा कि आंदोलन ताकतवर हो रहा है, राष्ट्रव्यापी हो रहा है, स्वावलंबी हो रहा है, स्वाभिमानी हो रहा है, स्वनिर्भर हो रहा है. ये इस बात का सबूत है. अब हमारे पास इतने साल तक संगठन बनाया, 45 साल समय लगाकर संगठन बनाया, अभी हमारे पास क्या काम धाम है? हमारे पास कोई काम धाम नहीं है. मुद्दा लेने का, उस पर भारत बंद घोषित कर देने का, 15 मिनट का वीडियो बनाने का, सोशल मीडिया में डाल देने का मामला खत्म. अब कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है. तो हमारे पास संविधान के द्वारा 3 बड़े अधिकार, जिसको हम बड़े पैमाने पर आने वाले समय में हमारे लोगों के हक और अधिकार बढ़ाने के लिए उपयोग करेंगे बड़े पैमाने. पहला काम, भारत बंद करते हुए हम भारत बंद करेंगे हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए और इन लोगों को सड़कों पर निपटेंगे. निपटेंगे समझ में आता? निपटेंगे. हा? निपटेंगे आता? चलो कुछ लोगों को आता है. निपटेंगे ये गिल्ली डंडू का खेल नहीं है बच्चों का. निपटेंगे जो है, तो हम अभी इस भाषा का उपयोग क्यों कर रहे मालूम है? संगठित शक्ति निर्माण की इसलिए कह रहा हूं. निपटेंगे. तुम हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करोगे तो तुम्हें सड़कों पर निपटेंगे. संविधान के आर्टिकल 19 में बाबा साहब आंबेडकर ने हमें ऐसा अधिकार दिया.
अब पढ़ लो, क्योंकि हमारे लोग क्या कहते रहते हैं, बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। अच्छा लिखा, देखा? लिखा लिखा, अबे देख भी ले, देख ले, थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा भेजे में जाने दे इस सेंटेंस का क्या अर्थ है? आर्टिकल 19 में संगठन बनाने का, संगठन चलाने का, संचालन करने का, आंदोलन करने का मौलिक अधिकार हो, ये हमारा आर्टिकल 19 में अधिकार है। और उस अधिकार का संविधान के दायरे में रहकर सड़कों पर निपटेंगे, संविधान के दायरे में रहकर, पहली बात।